Good morning, students. Raise your hand if my voice is audible for you. Aditya, Abhivardhan, Ayushman. Raise your hand बच्चों if my voice is audible for you. जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं ना. Okay. Hello students. So in previous class we were discussed about limitation of Bohr atomic theory and also some numericals based on hydrogen spectrum, है ना. या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे. उसके साथ मैंने बात करी थी किसके बारे में, बोर एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन के बारे में. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. यही सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी कि इट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं उसके लिए बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकंड अपने पास क्या था, सेकंड लिमिटेशन ये थी अपने पास कि ये ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता. कि सर व्हाट इज ड्वेल नेचर. ड्वेल नेचर का मीनिंग ये हो गया कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को साथ में एक्सप्लेन नहीं करता. थर्ड वन इज, थर्ड लिमिटेशन अपने पास क्या थी कि थर्ड लिमिटेशन अपने पास ये थी कि जो आपके पास स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं करता. तो ये आपके पास बोर्स एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी. ओके, अब अपन बात कर रहे हैं आगे. आगे जो आपके पास मॉडल्स आते हैं उन्हें अपन कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल. वेव मैकेनिकल मॉडल्स में सबसे पहले अपने पास एक मॉडल आता है, वो अपने पास कौन सा होता है, डी ब्रोगली. डी ब्रोगली मॉडल. डी ब्रोगली एटॉमिक मॉडल. साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली. इसने क्या करा कि ये जो आपके पास एटॉमिक मॉडल था वो एटम की पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को एक्सप्लेन करता है. बोथ दी वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. इसने क्या करा, दो डिफरेंट साइंटिस्ट की इक्वेशन को उठाया, है ना. जैसे एक इक्वेशन आइंस्टाइन की उठा ली, एक इक्वेशन जो है प्लांक की उठा ली. दो अलग अलग साइंटिस्ट की इक्वेशन को उठा के अपनी एक नई इक्वेशन दे दी. कि सर कैसे, कि आइंस्टाइन की इक्वेशन की मैं अगर बात करूं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना. सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द mc स्क्वायर. आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी थी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. यहाँ पे E क्या है आपके पास, एनर्जी. M क्या है आपके पास, मास है. C आपके पास क्या है, वेलोसिटी है. यहाँ पे जो C है, C इज इक्वल्स टू वेलोसिटी. और ये इक्वेशन आपको किसने दी थी, आइंस्टाइन. ओके. सेकंड अगर बात करें प्लांक की, अपन ने मैक्स प्लांक को भी स्टडी करा है. तो मैक्स प्लांक ने क्या कहा था कि दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू. दिस इज द इक्वेशन सेकंड, है ना. E इक्वल्स टू एच न्यू. यहाँ पे H क्या आता है बच्चों, H आता है प्लांक कांस्टेंट. H क्या था वहां पे, प्लांक कांस्टेंट. इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल इंटू सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ H. न्यू आपके पास यहाँ क्या था, दैट न्यू इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी. न्यू क्या था बच्चों, यहाँ पे न्यू था आपके पास फ्रीक्वेंसी. तो दो इक्वेशन आ गई. डी ब्रोगली ने दोनों इक्वेशन को लिया. फर्स्ट इक्वेशन आपके पास किसके लिए, आइंस्टाइन की. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. और सेकंड इक्वेशन किसके लिए, इसने E इक्वल्स टू h न्यू जो कि प्लांक की. अब बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही एनर्जी की वैल्यू, ये इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये E इक्वल्स टू h न्यू. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में दोनों की वैल्यू इक्वल रखेंगे। दोनों की वैल्यू इक्वल रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, दैट mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू। mc स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, h न्यू। ये सर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज देखो बच्चों दोनों ही एनर्जी की वैल्यू है तो अपन रख सकते हैं mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू। ओके, अब एक बात बताइए, अपन ने जो प्रीवियस क्लास थी अपनी उसमें अपन ने देखा था कि न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, c अपॉन लेमडा। c अपॉन लेमडा, व्हाट इज c? c is equals to velocity of light. c is equals to velocity of light. यहाँ पे c क्या है, लाइट की वेलोसिटी। कितनी वैल्यू होती है ये अपने को पता है, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा क्या होती है बच्चों, लेमडा इक्वल्स टू वेवलेंथ। लेमडा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट लेमडा आपके पास क्या हो गया, वेवलेंथ। यहाँ पे आपने वो क्या करना है, जहां पे न्यू है वहां पे c अपॉन लेमडा को पुट करेंगे तो क्या आएगा, दैट mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc अपॉन लेमडा। एक c से एक c में कैंसिल आउट कर देता हूँ, है ना। तो मेरे पास क्या रहा, मेरे पास रहा दैट mc इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा और लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mc। यानी कि वेवलेंथ फाइंड आउट करने का आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया, वो अपने पास क्या आ गया, लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mc। लेमडा आपके पास क्या होती है, वेवलेंथ। h आपके पास क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और c क्या हो गया आपके पास, वेलोसिटी, है ना। लाइट की वेलोसिटी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो लेमडा कैलकुलेट करना हो तो ये वाला फॉर्मूला अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ तक अगर समझ आ गया हो तो एक बार बच्चों जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। यहाँ तक अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी जल्दी कितना, जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। आज अपने एटॉमिक मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। एटॉमिक मॉडल जो हैं वो अपने आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mc। अब एक बात बताइए, अब ये तो है नहीं ना कि कोई भी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से मूव करेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। लाइट की वेलोसिटी c = 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हर एक पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। तो अपन इसको यूं कह सकते हैं कि दैट इफ एनी अदर पार्टिकल इज प्रेजेंट, एनी अदर यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा पार्टिकल इज प्रेजेंट, देन c इज इक्वल्स टू v। c इज इक्वल्स टू v। c यहाँ पे क्या था, c की जगह अपन अब v लिखेंगे। c क्या था यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास बच्चों की, दैट लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन m। लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हो तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड। और लेमडा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, h अपॉन mv। अब एक बात बताइए, आपने 9th में पढ़ा है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि दैट मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम होता है बच्चों, वो लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम होता है, लीनियर। मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आपके पास मोमेंटम। यानी कि m मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास p। तो यानी कि यहाँ पे mv की जगह मैं क्या रख सकता
रखता हूँ p, तो आपको अगर लैम्डा कैलकुलेट करना हो तो एक और फॉर्मूला आ गया h/p, और ये अपने पास क्या आ गया इक्वेशन 3। ये अपने पास क्या आ गई इक्वेशन 3। तो क्या करा डी ब्रोगली ने? डी ब्रोगली ने दो डिफरेंट साइंटिस्ट से उनकी इक्वेशन ली। फर्स्ट इज आइंस्टाइन की, सेकंड किसकी ली? प्लांक की। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इक्वल्स टू क्या था? mc स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्लांक E इक्वल्स टू क्या था? h न्यू। दोनों ही आपके पास एनर्जी थी तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा, तो क्या आ गया आपके पास? mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू। तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? c अपॉन लेमडा। तो mc स्क्वायर इक्वल्स टू h c अपॉन लेमडा। c से c कैंसिल आउट कर दिया, तो mc इक्वल्स टू क्या आ गया? h अपॉन लेमडा। या फिर लेमडा इक्वल्स टू क्या आ गया? h अपॉन mc, है ना। अगर कोई और पार्टिकल हो जिसकी खुद की वेलोसिटी हो, वो लाइट की वेलोसिटी से मूव नहीं करता हो, तो उस समय अपन c की जगह क्या रखेंगे? v रखेंगे। लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? h अपॉन mv। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है आपके पास? मोमेंटम, जिसको p से डिनोट करते हैं। तो लेमडा का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास? h अपॉन p। लेमडा का क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास? h अपॉन p। आई थिंक यहाँ तक सबके क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं, तो न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे यहीं से आते हैं। कि सर कैसे आते हैं न्यूमेरिकल? तो देखिए अपन एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। कि जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कंपटीशन में। क्या न्यूमेरिकल है ये देखते हैं। कि इफ मास ऑफ ए क्रिकेट बॉल, मास ऑफ ए क्रिकेट बॉल इज इक्वल्स टू 200 ग्राम, is equals to 200 gram, and velocity is equals to 5 meter per second, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। आपको क्या दे रखा है? मास ऑफ क्रिकेट बॉल दे रखा है 200 ग्राम, वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, देन द वेवलेंथ ऑफ क्रिकेट बॉल विल बी। वेवलेंथ क्या होगी? देखो बच्चों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप फटाफट से कोई इसका आंसर दे दे, है ना। कि वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ ऑफ क्रिकेट बॉल विल बी, क्रिकेट Sir, बॉल की वेवलेंथ। wavelength of cricket ball will be equals to Planck's constant. प्लांक्स कांस्टेंट क्यों? Yes sir. Sir, 0.2 into 5 1 हो गया, तो ऊपर सिर्फ h बचा ना। ओके, देखो आपके पास मास ऑफ क्रिकेट बॉल कितना गिवन था? कि सर वो गिवन था हमारे पास 200 ग्राम। वेलोसिटी कितनी गिवन थी? कि सर 5 मीटर पर सेकंड। ये कितना है? 200 ग्राम। वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो आप लेमडा का फॉर्मूला लगाओगे कि लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। उससे पहले आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आपके पास क्या है? मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी। यहाँ पे आपके पास क्या है? ग्राम में। या तो आप एमकेएस में क्या इसको कन्वर्ट करो, है ना। एमकेएस में कन्वर्ट करोगे तो मास ऑफ क्रिकेट बॉल कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 1000 किलोग्राम। 200 अपॉन 1000 किलोग्राम। सर एमकेएस क्या है? तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एमकेएस क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। एक आपके पास यूनिट कौन सी होती है? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। या तो फिर वेलोसिटी को सेंटीमीटर में करो, या फिर आप क्रिकेट बॉल का जो मास है उसको आप किस में कन्वर्ट करो? किलोग्राम में कन्वर्ट करो, अगर आप इसको मीटर में रख रहे हो तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एच कितना है आपके पास? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास कितना आ गया इसका? 0.2 ले लेते हैं इसका ना। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया तो 0.2, 0.2 इसका मास हो गया, इंटू आपके पास वेलोसिटी 5 हो गई। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ गया? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये अपने पास क्या आता है? वेवलेंथ, वेवलेंथ आ जाती है। तो ऐसे ही
न्यूमेरिकल्स आते हैं सिंपल स्टेप, लैम्डा की वैल्यू बताइए इस फॉर्मूले से एच अपॉन एम वी से, तो सारे अपने पास जो भी इसमें फॉर्मूले हैं मैक्सिमम जो भी न्यूमेरिकल्स है वो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी से कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये आपके पास क्या था, डी ब्रोगली। इसमें एक रिलेशन और आता है, बस एक रिलेशन और देख लेते हैं जल्दी से, फिर अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट रिलेशन क्या आता है अपने पास, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है वो देख, सर बताओ क्या रिलेशन है, तो आइए देखते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला क्या था अभी अपने पास, कि सर लैम्डा का फॉर्मूला अभी अपने पास था कि दैट लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम। चलो ये अपने को पता है कि दैट लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, एच अपॉन एम था। काइनेटिक एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो आपने कहा सर हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ओके, अगर मैं उसको यूं लिखूं दैट एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो गलत तो नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, नहीं गलत। ओके, या मैं इसको यूं लिखूं दैट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, तो भी गलत नहीं है कि सर, एकदम भी नहीं है। या मैं इसको यूं लिखूं दैट v इज इक्वल्स टू रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, तो भी गलत थोड़ी है बच्चों। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम। v की जगह ये वैल्यू रख देंगे, वेलोसिटी यहाँ वेलोसिटी थी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है, रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। तो आपने भी क्या करा, रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम कर, है ना। एम से एम कैंसिल आउट, रूट एम टाइम लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, रूट में 2 के ई एम, रूट में 2 के ई एम। आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। मीन्स अपन यूं भी कह सकते हैं कि दैट लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन रूट में काइनेटिक एनर्जी, या फिर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू रूट में के ई टू, या यूं लिख सकते हैं इसको के ई टू अपॉन के ई वन की पावर हाफ। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं की पावर हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेमडा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या आएगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। आपको अगर सीधा सीधा कह दे कि काइनेटिक एनर्जी ये है, मास ये है, आप लेमडा कैलकुलेट करो, लेमडा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच अपॉन रूट में 2 के ई एम। और अगर दो डिफरेंट आपके पास वेवलेंथ है, तो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है, तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू के ई टू अपॉन आपके पास के ई वन की पावर कितनी होगी, हाफ। सर पावर हाफ क्यों करी आपने, बिकॉज बेटा रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब ये तो होता है कि पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, हाफ हो जाएगी। तो ये रिलेशन आता है किसके बीच में, लेमडा और काइनेटिक एनर्जी के बीच। ये अपने पास है रिलेशन बिटवीन लेमडा यानी कि वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच। ओके, तो ये अपना डी ब्रोगली कंसेप्ट था। आई होप कि आपको समझ आया हो, समझ आया हो तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए बच्चों, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, जो आपके पास बोर कंसेप्ट का थर्ड पोस्टुलेट था, कि सर कौन सा था बोर कंसेप्ट का थर्ड पोस्टुलेट। बोर कंसेप्ट का थर्ड पोस्टुलेट अपने पास था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड for revolving around the nucleus which have their value of angular momentum is equals to nh upon 2 pi, के एमबीआर की वैल्यू nh upon 2 pi के इक्वल, है ना।
ये था, अगर आपको याद है। मैंने कहा इसको प्रूव अपन बाद में करेंगे। किस साइंटिस्ट ने करा? प्रूव डी ब्रोगली ने करा। कि सर कैसे करा, तो वो भी अपन देख लेते हैं कि कैसे करा डी ब्रोगली ने इसको प्रूव। हाउ डी ब्रोगली प्रूव? डी ब्रोगली ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी आपके पास किसी भी शेल की जो वेवलेंथ होती है, किसी भी शेल की जो वेवलेंथ होती है, वो उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। एन लेमडा जो है वो किसके इक्वल होगी? 2 पाई आर। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ शेल। लेमडा आपके पास क्या हो गया? वेवलेंथ। कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, तो उसकी जो वेवलेंथ है, बोर ने तो वेवलेंथ के बारे में बताया नहीं था, तभी तो फेल हो गया, कि उसकी जो वेवलेंथ है वो उसके सरकमफेरेंस के क्या रहती है? इक्वल रहती है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी आपके पास? 2 पाई आर हो जाएगी। सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। तो एन लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? 2 पाई आर। अभी अभी अपन ने बताया कि देख लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? एच अपॉन एम वी। लैम्डा की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आया आपके पास? एन एच अपॉन एम वी इक्वल्स टू 2 पाई आर। इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 पाई आर। कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो क्या आएगा? देखो एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये बोर का थर्ड पोस्टुलेट था। एमवीआर को बोर ने क्या कहा था बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। इसको बोर ने क्या कहा था? एंगुलर मोमेंटम। तो एमवीआर किसके इक्वल आ गया? एन एच अपॉन 2 पाई की। यानी कि बोर ने जो अपना पोस्टुलेट दिया, उस पोस्टुलेट का डी ब्रोगली ने वेरीफाई कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया है आराम से, कैसे बोर ने ये पोस्टुलेट दिया था। तो एन लेमडा इक्वल्स टू क्या था आपके पास? 2 पाई आर। लेमडा इक्वल्स टू क्या हो गया? एच अपॉन एम बी होता ही है, अपने को पता है। तो यानी कि लेमडा की जगह आप एच अपॉन एम बी की वैल्यू रखो, तो क्या आएगा? एन एच अपॉन एम बी इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? 2 पाई आर। एन एच अपॉन एम बी इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास? 2 पाई आर। मैंने कहा आप एम बी को उधर लेके चले जाओ, एमवी को तो इस आर से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, और 2 पाई को नीचे डिवाइड में ले आओ। तो एमवी को उधर मल्टीप्लाई करा तो अपने पास क्या आ गया? एमवी आर। और यहाँ कितना आ गया? एन एच अपॉन 2 पाई। यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है? एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। यह आपको बोर ने पोस्टुलेट दिया, और इसको वेरीफाई किसने कर दिया? आपके डी ब्रोगली ने। तो ये अपना फर्स्ट वेव मैकेनिकल मॉडल्स कहते हैं इनको। फर्स्ट वेव मैकेनिकल मॉडल था, उसको अपन डी ब्रोगली मॉडल, डी ब्रोगली ने दिया था। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड पे। सेकंड मॉडल, सेकंड कौन सा है देखिएगा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम, हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहा हाइजेनबर्ग ने? अपने को तो दिमाग में उसको सुनना है कि कहा क्या। हाइजेनबर्ग ने कहा कि फॉर स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, we cannot determine the change in position and the change in momentum simultaneously. Means आप एक साथ किसी भी स्मॉल पार्टिकल के लिए पोजीशन में जो चेंज होता है और मोमेंटम में जो चेंज होता है, उसकी वैल्यू एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप एक साथ कैलकुलेट करोगे, अगर आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करोगे, तो वहां पे कुछ ना कुछ आपके पास क्या होगा?
अनसर्टेनिटी, यानी कि किसी की वैल्यू में क्या प्रेजेंट होगी, अनसर्टेनिटी प्रेजेंट होगी, इसको अपन क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, फॉर स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वी कैन नॉट डिटरमाइन द चेंज इन पोजिशन एंड द चेंज इन मोमेंटम साइमल्टेनियसली। अगर आप मेजर करते हो, आप डिटरमाइन करते हो चेंज इन पोजीशन को और चेंज इन मोमेंटम को साइमल्टेनियसली, तो वहां पे क्या होगी, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी प्रेजेंट होगी। ये किसने कहा था, हाइजेनबर्ग ने। और एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, दैट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो साइन है वो किसका है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। यानी कि इनका जो आपके पास मल्टीप्लाई होगा, या तो एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा, या एच अपॉन 4 पाई से क्या होगा, ज्यादा। कि सर डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स आपके पास है यहाँ पे चेंज इन पोजिशन, डेल्टा पी क्या है आपके पास, डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अपने को पता है दैट पी इक्वल्स टू क्या होता है, पी इक्वल्स टू एम बी होता है, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम डेल्टा बी। अब कुछ अच्छे बच्चे होंगे वो ऐसा कहेंगे कि सर आपने डेल्टा एम बी क्यों नहीं लिखा। कुछ अच्छे बच्चे होंगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो यूं कहेंगे कि सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा। तो बच्चा डेल्टा जो है वो मास के आगे कभी नहीं आता, मास के आगे कभी नहीं आता। यहाँ पे एम क्या है, मास। कि ऐसा थोड़ी होता है कि मैं घर पे बैठा था, मेरा मास 70 किलो था, 70 kg, मैं स्कूल पहुंचा 60 kg हो गया, कि मास चेंज हो गया। मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में भी चेंज। कि मैं जब घर से निकला तो 20 मीटर पर सेकंड था, अब क्या 20 मिनट पर सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया। 20 मिनट पर मिनट था, 20 मीटर पर मिनट था, फिर कितना हो गया, 30 हो गया, या फिर 10 हो गया। मीन्स वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है, बट मास कभी चेंज नहीं हो सकता। तो डेल्टा कभी मास के आगे नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अपने पास क्या आएगा, एच अपॉन 4 पाई। ये किसने बताया था, ये आपको बताया था हाइजेनबर्ग। इसने बताया था हाइजेनबर्ग। क्वेश्चन आ रखा है नीट 2015 में। एक सिंपल सी बात बता दें आपको, यहाँ पे अपन यूज करेंगे एच बार। एच बार क्या होता है, एच बार इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। एच बार इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। और नीट में यही क्वेश्चन आया था 2015 में, कि आपके पास विच स्टेटमेंट या विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, which option is correct according to Heisenberg, delta x dot m delta v is greater than equals to h bar upon 2। ये आपके आ रखा है नीट में। कब आ रखा है, नीट में, नीट 15 में, जो एक बार कैंसिल हो गई थी, उसमें आ रखा डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार अपॉन 2। अगर इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाए, तो न्यूमेरिकल जब भी अपन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। न्यूमेरिकल सारे इससे कर, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल करने हैं। डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, तो जो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, वी कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन मोमेंटम फॉर स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप एक साथ छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट होगी, अनसर्टेनिटी प्रेजेंट होगी। ये किसने कहा था, हाइजेनबर्ग ने कहा। ओके, तो ये आपके पास हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ। ये नीट में आ रखा है। ध्यान रखना कि एच बार क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई हटाओगे तो क्या आएगा, एच बार, और नीचे ओनली क्या रह जाएगा आपके पास, 2।
नेक्स्ट अपने पास एक इक्वेशन आती है, कौन सी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहां से आई? इसकी डेरिवेशन है वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में ओनली एंड ओनली इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बच्चों? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है उसको अपने को लर्न रखना है और कुछ नहीं करना। क्या है देखिएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अपने को लर्न करना कि सर है क्या ये? साई क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है? तो एक्स वाई एंड जेड ये क्या है आपके पास? कोऑर्डिनेट्स है। 3 डायरेक्शन होती है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट्स है ये। कि सर साई क्या है? साई इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो श्रोडिंगर है ये साइंटिस्ट था, इसने इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन को एक्सप्लेन करा था। तो आपके पास साई क्या होता है? एम्पलीट्यूड। शायद आप भूल गए होंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वेव पार्टिकल नोन एज एम्पलीट्यूड। ये सर ई क्या है? ई आपके पास है टोटल एनर्जी। वी क्या है सर? वी आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है। एम क्या है सर? एम इक्वल्स टू मास है। और एच क्या है सर? एच इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। एच कहीं पे भी आ जाए स्मॉल वाला, वो हमेशा क्या रहेगा? प्लैंक कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपके पास क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस पी साई इक्वल्स टू 0। आपके पास तो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि कौन सी करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है? अगर आपको ये लर्न है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं है तो उसको लर्न करनी पड़ेगी। ओके, साई का कोई आपके पास सिग्निफिकेंस नहीं होता। एक साई स्क्वायर और आएगा। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये अपने बच्चों सारे जो एटॉमिक मॉडल्स थे वो कंप्लीट हो गए। जितने भी अपने एटॉमिक मॉडल्स हैं इस चैप्टर में वो सारे कंप्लीट हो गए। बोर हो गया, रदरफोर्ड हो गया, थॉमसन हो गया, डी ब्रोगली हो गया, हाइजेनबर्ग हो गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई, है ना? यानी कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया आज। फर्स्ट पार्ट में एटॉमिक मॉडल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेटिव पार्ट आता है। जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कौन सा है? जिसमें अपन क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, क्या यूज होती है, कितने टाइप की क्वांटम नंबर्स होती हैं, और जितने भी 10th क्लास से रिलेटेड आपको डाउट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और को, तो सारे क्लियर हो जाएंगे इस क्वांटम नंबर्स वाले चैप्टर में। यानी कि क्वांटम नंबर्स वाले टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी है क्वांटम नंबर के सर। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड आपके पास एनसीईआरटी में आता है वो है पीरियोडिक। तो अगर आपको क्वांटम नंबर नहीं आएगा तो पीरियोडिक अच्छे से नहीं आएगी। 10 से थोड़ा सा ऊपर है, यूं नहीं कि 10 तक की है। पीरियोडिक नहीं आएगी तो आगे एक और चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग, वो नहीं आएगा, है ना? ये दोनों नहीं आएंगे अगर पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग, तो सेकंड बुक का एक चैप्टर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वो नहीं आएंगे। मीन्स ये 3-4 चैप्टर जो है वो आपस में कोरिलेट है। तीनों चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। जैसे कल की क्लास में अपने क्या स्टार्ट हो जाएगा? क्वांटम नंबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है एटॉमिक का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ से भी देखें तो बहुत ज्यादा है, हर साल उससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और क्वांटम नंबर्स के बाद हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं
उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। हेलो सर।